जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आप सबका एक बार फिर से आपके अपने ही चैनल टेक्निकल अर्थ में। दोस्तों दिन भर क्या रहा स्पेस, डिफेंस और इंटरनेशनल गलियारे से, चलिए इस वीडियो में एक एक करके एनालिसिस कर लेते हैं। दोस्तों अगर सबसे पहले डिफेंस अपडेट की बात करते हैं तो स्वदेशी रूप से निर्मित रुद्रम मिसाइल को लेकर आ रही है। जैसे कि आप सभी को मालूम है कि रुद्रम का अभी सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया, लेकिन अब इसकी कवायद तेज हो गई है भारतीय वायुसेना में शामिल करने के लिए। जी हाँ, देश की पहली एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम यानी कि एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम 2022 तक भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल होगी। इस मिसाइल के वायुसेना में शामिल होने के साथ ही दुश्मनों के रडार और सर्विलांस सिस्टम को ध्वस्त करने की क्षमता और भी ज्यादा घातक हो जाएगी। रुद्रम मिसाइल जिसे भारत में बनाया गया है और डीआरडीओ ने इसे भारतीय वायुसेना के लिए तैयार किया है। 9 अक्टूबर को डीआरडीओ ने इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया था। पिछले कुछ समय से चल रहे सैन्य परीक्षणों में ये एक अहम परीक्षण था, जो कि वर्तमान में भारत चीन सीमा विवाद के लिहाज से देखा जा रहा है। पूरी तरह से स्वदेश में विकसित की गई नई पीढ़ी की मिसाइल भारतीय वायुसेना की ताकत को बढ़ा देगी। इस मिसाइल से भारतीय वायुसेना के फाइटर्स को एयर सिक्योरिटी मिलेगी। इसका जो प्रमुख काम होगा वो दुश्मन की वायु रक्षा को काबू यानी कि सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस करना है। ये हवा से जमीन पर मार करने वाली नई पीढ़ी की एंटी रेडिएशन मिसाइल NGARM भी है। इस मिसाइल की रेंज 100 से 150 किलोमीटर तक है, लेकिन ये ऊंचाई से और भी ज्यादा हो सकती है। इसे 500 मीटर से लेकर 15 किलोमीटर तक की ऊंचाई से लॉन्च किया जा सकता है और 250 किलोमीटर दूर के लक्ष्यों को भी सटीकता से भेदने में सक्षम है। भारत और चीन के बीच जो तनाव चल रहा है उसमें इस मिसाइल को काफी इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है। यही नहीं, सबसे खास बात यह है कि इसमें GPS नाविक सैटेलाइट गाइडेंस सिस्टम भी शामिल है। इस मिसाइल में मिलीमीटर वेव सीकर की सुविधा है, जो 30 गीगाहर्ट्ज और उसके ऊपर की फ्रीक्वेंसी से ट्रांसमिशन कर सकता है। उड़ान के दौरान दिशाओं की जानकारी के लिए इसमें इनिशियल नेविगेशन सिस्टम INS के साथ ही GPS नाविक सैटेलाइट गाइडेंस भी शामिल है। इसका पैसिव होम हेड यानी कि PHH सीकर 100 किलोमीटर दूर तक के रेडियो फ्रीक्वेंसी उत्सर्जन को पकड़ सकता है, जिसमें रेडिएशन उत्सर्जन की पहचान करने वाली मोनोलिथिक माइक्रोवेव इंटीग्रेटेड सर्किट का उपयोग किया गया है। अगली खबर BSF को लेकर आ रही है। सीमा सुरक्षा बल ने पश्चिम बंगाल के नदिया जिले में अवैध तरीके से भारत बांग्लादेश सीमा पार करने के आरोप में 5 बांग्लादेशियों और 12 भारतीयों को पकड़ा है। BSF के अनुसार 12 भारतीय और 5 बांग्लादेशी गैर कानूनी तरीके से नदिया जिले के रामनगर चौकी के पास सीमा पार करने की कोशिश कर रहे थे, जिन्हें पकड़ लिया गया और इनमें एक बिचौलिया भी शामिल है। रिपोर्ट के अनुसार पकड़े गए भारतीयों ने स्वीकार किया है कि उन्होंने बांग्लादेश में अपने रिश्तेदारों से मिलने के लिए बेनापोल से सीमा पार की थी और अब वे भारत लौट रहे थे। BSF ने बताया कि पकड़े गए बांग्लादेशियों ने बताया कि वे मजदूरी करने के लिए बेंगलुरु जा रहे थे। BSF ने ये भी कहा कि पकड़े गए सभी लोगों को स्थानीय पुलिस स्टेशन में सौंप दिया गया है। यानी कि दोस्तों, किस तरीके से बांग्लादेशी अवैध घुसपैठ कर रहे हैं और यही नहीं, ये भारत में जाकर काम कर रहे हैं और ये वहां पर जाकर कम्युनिटी बनाते हैं और उस तरीके से ये भारत विरोधी बयान देते हैं और ये बांग्लादेशी कई अपराधों में भी शामिल होते हैं और इसके कई उदाहरण आपने अखबारों में भी और न्यूज चैनल्स में भी देखे होंगे। तो आप समझ सकते हैं कि बांग्लादेशी किस तरीके से भारत में काम के बहाने आते हैं और यहाँ पर गैर कानूनी तरीके से रहते हैं और भारत के खिलाफ आग उगलते हैं। अगली खबर की बात करते हैं तो वो पाकिस्तान की तरफ से आ रही है। आपको बता दें कि एक बार फिर से पाकिस्तानी ड्रोन ने भारत के क्षेत्र में प्रवेश करने की कोशिश की, हालांकि सीमा सुरक्षा बल ने उसे पीछे खदेड़ दिया। पंजाब के ठाकुरपुर गांव में भारत पाकिस्तान सीमा पर तैनात BSF के 2 जवानों को रात 11:35 पर एक गुनगुनाहट सुनाई दी। इन दोनों सैनिकों ने बताया कि ये जो आवाज थी यानी कि गुनगुनाहट थी वो पाकिस्तान की तरफ से आ रही थी और वो धीरे धीरे भारतीय क्षेत्र में आ रही थी। जैसे इस ड्रोन ने भारतीय सीमा में प्रवेश किया और तुरंत BSF एक्टिव हो गई और उन्होंने फायरिंग करनी शुरू कर दी। हालांकि इस हमले की चपेट में ड्रोन आया, लेकिन ये वापस पाकिस्तान की तरफ लौट गया। ये ड्रोन 400 मीटर से 1800 मीटर तक की ऊंचाई में भारतीय क्षेत्र में उड़ान भरता रहा। हालांकि BSF अभी भी तलाशी कर रही है कि कहीं इसने कुछ ड्रॉप तो नहीं किया, कुछ हथियार तो नहीं छोड़े। ये सारी चीजों की अभी जांच पड़ताल चल रही है और सर्च अभियान तेज हो रखा है। दोस्तों यहाँ पे अगली खबर रूस और चीन को लेकर आ रही है। दरअसल मैंने अभी आपको डिफेंस अपडेट में भी बताया था कि रूस चीन को आधुनिक हेलीकॉप्टर्स प्रोवाइड कराने वाला है और जो कि इनका जो सौदा हुआ था 2019 में हुआ था। हालांकि डिफेंस डील होना दोनों देशों के बीच कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि चीन कई हथियार अभी भी रूस से खरीदता है, तो ऐसे में रूस के लिए फायदे का ही सौदा होता है। लेकिन जो अब रिपोर्ट आई है वो काफी चौंकाने वाली है, क्योंकि रूस और चीन दोनों काफी करीब आ चुके हैं। यानी कि इन दोनों का गठबंधन भारत और रूस के संबंधों को प्रभावित कर सकता है। डिफेंस एक्सपर्ट्स का मानना है कि बीजिंग और मॉस्को का एक साथ आना और सैन्य गठबंधन बनाना भारत पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने हाल ही में अनुमान लगाया था कि मॉस्को और चीन के बीच एक सैन्य गठबंधन संभव हो सकता है। हालांकि सामान्य रूप से अभी दोनों को इसकी आवश्यकता नहीं है, यानी कि संगठन बनाने की अभी आवश्यकता नहीं है।
ऐसा कहा जा रहा है कि अमेरिका के खिलाफ अगर रूस और चीन गठबंधन बनाते हैं तो इससे क्षेत्रीय अशांति फैलेगी और ये एक तरह से अपने पड़ोसियों में डर भी पैदा करेगा। दूसरी बात यह है कि रशिया कभी भी चीन के साथ सैन्य गठबंधन नहीं करना चाहेगा, क्योंकि उसको पता है कि भारत उसका सबसे बड़ा डिफेंस मार्केट है और उसको वो खोना नहीं चाहता, क्योंकि आज भी 60 से 70% जो हथियार हैं वो रशिया से आते हैं। और ऐसे में अगर ये दोनों देश संगठन बनाते हैं, अमेरिका के खिलाफ ही चाहे क्यों ना बना ले, इससे भारत पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। चीन और रूस का सैन्य गठबंधन रूस के हाथों को बांध देगा और इस तरीके से रूस स्वतंत्र रूप से कोई भी काम नहीं कर पाएगा। आपको बता दें कि रूस और चीन के बीच लगातार सैन्य अभ्यास होते हैं। इसके अलावा नौसैन्य अभ्यास भी दोनों देश करते हैं और कई लॉजिस्टिक सपोर्ट भी एक दूसरे को प्रदान करते हैं। यहाँ पर भारत की टेंशन इसलिए भी बढ़ सकती है रूस और चीन के एक साथ आने पर, क्योंकि भारत मिसाइल प्रोग्राम रूस के साथ मिलकर बना रहा है, जिसमें खासकर की ब्रह्मोस है, और ऐसे में भारत भी नहीं चाहेगा कि रूस और चीन एक साथ आए। हालांकि ये सिनेरियो काफी टिपिकल है दोस्तों, हालांकि कुछ कहा नहीं जा सकता, क्या पता ये दोनों देश इनडायरेक्टली एक दूसरे के सपोर्ट में हो किसी भी तरीके का अलायंस बनाने के लिए। जिस तरीके से अमेरिका ने नाटो बना रखा है, शायद ये लोग भी छिप छिप कर एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें हैं जो अभी पब्लिक डोमेन पर नहीं बताया जाता है और ये चीज हो भी सकती है। हालांकि ब्रह्मोस की भी टेक्नोलॉजी रूस चीन को दे सकता है। आपका क्या कहना है दोस्तों इस बारे में? आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताएं। अगली खबर की बात करते हैं तो वो चीन को लेकर आ रही है। दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है कि मालाबार, जिसके तहत क्वाड देश एक साथ नौसेना अभ्यास करेंगे, ऐसे में भारत ने हिंद महासागर में पीएलए नौसैनिकों से किसी भी तरीके के खतरे से निपटने के लिए पूर्वी नौसेना कमांड और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के द्विपक्षीय क्षेत्रों और लक्षद्वीप को प्राथमिकता देने का फैसला किया है। वेस्टर्न नेवल कमांड को कर्नाटक में करवस बेस के साथ ही अपनी ताकत फैलाने के लिए कहा गया है। ये योजना एक सुरक्षा मूल्यांकन के हिसाब से बनाई गई है। डिफेंस एक्सपर्ट्स का मानना है कि भविष्य में पूर्वी और पश्चिमी समुद्र में आक्रामक अभियानों के लिए एक और एम्फीबियस ब्रिगेड, यानी कि पानी और जमीन पर हमला करने में सक्षम चीजों को बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है। अब तक भारत में एक डेडिकेटेड एम्फीबियस ब्रिगेड है जो पोर्ट ब्लेयर में तिरुवनंतपुरम और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह कमान के बीच फैले हुए हैं। आपको बता दें कि एम्फीबियस फोर्सेस को क्षेत्र के अलावा इसके आगे आईएनएस जलशवा जैसे लैंडिंग शिप टैंक यानी कि एलएसटी जहाजों की शक्ति का इस्तेमाल करके समुद्र से एक जवाबी हमला करने की विशेषज्ञता प्राप्त है। साथ ही सुरक्षा योजनाकारों ने कहा है कि तिरुवनंतपुरम में एक फुल ब्रिगेड की तैनाती पर विचार किया जा रहा है और दूसरे की तैनाती विशाखापत्तनम या अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर हो सकती है। दोस्तों अगली खबर की बात करते हैं तो वो आ रही है फास्ट ब्रीडर रिएक्टर को लेकर, जो कि अब फाइनल स्टेज पर पहुंच चुका है अपनी कमीशनिंग को लेकर। इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च यानी कि IGCAR के निदेशक ने कहा कि भारत का पहला प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर PFBR अपनी कमीशनिंग के अंतिम चरण में है। आपको बता दें कि सितंबर में जारी वर्ल्ड न्यूक्लियर इंडस्ट्री स्टेटस रिपोर्ट 2020 में भारत की PFBR परियोजना को सबसे लेट परियोजना करार दिया। हालांकि इसे 2010 तक पूरा किया जाना था, लेकिन इसकी स्टार्टअप स्थिति को बार बार पीछे धकेला गया। हालांकि ऐसा इसलिए भी हुआ क्योंकि कई पर्यावरण, वन और जलवायु संबंधी मुद्दे थे। सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम चेन्नई से 80 किलोमीटर दूर कलपक्कम में ये रिएक्टर स्थापित है और ये देश का पहला स्वदेशी निर्मित PFBR है। भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम कलपक्कम में 600 मेगावाट उत्पादन क्षमता वाले 2 और फास्ट ब्रीडर रिएक्टरों का निर्माण किया जा रहा है। इसके अलावा स्वदेशी रिएक्टर स्थापित करने की 2 अन्य परियोजनाओं भी कुडनकुलम में रूस की मदद से तीसरे और चौथे परमाणु ऊर्जा रिएक्टर की स्थापना की जा रही है। आपको बता दें कि ब्रीडर रिएक्टर वो होता है जिसमें परमाणु विखंडन की प्रक्रिया के लिए जिस ईंधन का इस्तेमाल किया जाता है उसे ये रिएक्टर दोबारा इस्तेमाल योग्य ईंधन में बदलकर उत्सर्जित करता है। इस रिएक्टर में जितना ईंधन डाला जाता है उससे ज्यादा उससे वापस मिल जाता है। तो दोस्तों ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट्स। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न, जवाब या आपका कोई सवाल है, आप कमेंट सेक्शन में मुझसे जरूर पूछ सकते हैं। बहरहाल इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। टेक्निकल अस्त्र को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और हमारे वीडियोस की लेटेस्ट जानकारी पाएं।